नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम ग्रुप एजुकेशन चंदवा जी की तरफ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उसका पूर्वी मैदानी भाग आपको पढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान का भूगोल इस राजस्थान के भूगोल में जो पहले हमने पढ़ा उसमें जो राजस्थान का भौतिक विभाग था उसमें पश्चिमी रेतीला प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली के बारे में पढ़ा। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं राजस्थान का पूर्वी भाग। राजस्थान का पूर्वी भाग। इस राजस्थान के पूर्वी भाग को हम राजस्थान पूर्वी मैदान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजस्थान पूर्वी मैदान के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा भाग है? सबसे पहले जो आपने पढ़ा और आपने पढ़ा था पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और पश्चिमी रेतीला प्रदेश के बाद में आपने मध्यवर्ती अरावली प्रदेश पढ़ा। इसी के साथ हम जो ये पूर्वी मैदान पढ़ा रहे हैं, इस पूर्वी मैदान में कौन से भाग होंगे? जैसे नॉर्थ है और ये साउथ और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो पूर्वी भाग का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें आते हैं जो पूरा का पूरा भाग, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले जो भाग हैं पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। इसके अलावा इसका जो मुख्य भाग है वो है चंबल और बनास। अभी जो चंबल और बनास मुख्य भाग हैं तो इन्हें हम चंबल जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से ये नदी चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ और डायरेक्ट ही ये कहाँ गई? इटावा, और इटावा में ये कहाँ? यमुना नदी में मिल गई। तो ये चंबल नदी है। चंबल और जो राजसमंद से जो बहकर के जो नदी आ रही है वो है बनास। इसे हम चंबल बनास के बेसिन के नाम से भी जानते हैं। चंबल बनास बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो अध्ययन है इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। और सबसे पहला भाग का जो अध्ययन है
वो अध्ययन है चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन अर्थात चंबल नदी। अब चंबल नदी कौन से जिलों से? चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर। इसके बाद में करौली और धौलपुर, और फिर धौलपुर के बाद में ये किस में प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा, और इटावा के पास में यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कौन सा चंबल बेसिन है? अब चंबल बेसिन में इस भाग में इसकी जो मुख्य नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन सी है? चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो है, जैसे चंबल, इसकी सहायक हो गई बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी और कुराल। और लास्ट में जो इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। अभी जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश, और ये कौन सा क्षेत्र है? कोटा, और ये सवाई माधोपुर, ये क्या हुआ? करौली, और फिर ये हो गया धौलपुर, अंतिम राजस्थान का जिला। इसको क्रॉस करने के बाद में ये किसमें चली जाएगी? उत्तर प्रदेश, और फिर इटावा, यमुना नदी आ रही है, और यमुना अपना जल किसमें डाल देगी? गंगा में, और गंगा अपना जल डाल देगी बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में डाली? बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देगी। तो इसी के साथ इसकी जो लंबाई है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो इसकी सहायक नदियां हैं वो किससे?
ये है झालावाड़ और ये है बारा, तो मध्य प्रदेश से आती है। अब इसमें जो मध्य प्रदेश का क्या है, विंध्याचल पर्वत से ये नदी निकलती है। और कोटा ये क्या है, ये है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में कहाँ, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ में यह नदी प्रवेश करती है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसके बाद में जो हम भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, उसका जो पहला भाग कौन सा पढ़ा, चंबल बेसिन। तो दूसरा पढ़ेंगे बनास बेसिन। अब बनास बेसिन के कौन से भाग हैं, बनास बेसिन जो ये राज संबंध है, राज संबंध। अब इस राज संबंध से ये नदी निकल करके सवाई माधोपुर रामेश्वरम नामक स्थान पर किसमें मिलती है, चंबल में मिलती है। तो इसके जो बीच का भाग है वो पूरा का पूरा किसके नाम से जाना जाएगा, बनास बेसिन के नाम से पाया जाता है। इसमें जो मुख्य है, विघ्न कगार कहाँ पाए जाते हैं, विघ्न कगार बनास बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये जो मुख्य है कि विघ्न कगार कहाँ है, विघ्न कगार है बनास बेसिन में, बनास बेसिन में विघ्न कगार पाए जाते हैं। इसके अलावा इस भाग में जो बनास की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, देखो बेड़च, कोठियारी और खारी, बेड़च, कोठियारी और खारी इसकी मुख्य नदी है। इसके अलावा जो अन्य है उसमें मालपुरा और करौली का जो मैदान है, मालपुरा और करौली का मैदान, मालपुरा और करौली का मैदान इसी भाग के अंतर्गत आता है। तो इस भाग में कौन से क्षेत्र है, देखो ये जो चट्टान है वो है शिष्ट एवं निष्की बनी हुई चट्टान है, बनी हुई चट्टान है। इसके अलावा जो आगे का भाग है कि जैसे मालपुरा करौली का मैदान किस भाग के अंतर्गत आता है, तो मालपुरा करौली का भाग बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। विघ्न कगार कहाँ पाए जाते हैं, विघ्न कगार बनास बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा बनास बेसिन। तो इसका जो
तीसरा भाग है, और तीसरा जो भाग है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। ये जो मध्य माही बेसिन है, इस मध्य माही बेसिन को 56 के मैदान, 56 के मैदान अर्थात बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन से प्रदेश के नाम से जानते हैं? बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो जो ये है 56 का मैदान, ये है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, इसको हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। 56 का मैदान। अब ये जो भाग है, ये तो क्या है? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा जिला, ये बांसवाड़ा है, और ये प्रतापगढ़। इसको कहेंगे हम 56 का मैदान। अब 56 का मैदान क्यों कहा जाता है? 56 का मैदान इसलिए कहा जाता है, 56 नदी नालों का, 56 नदी नालों, यहाँ पर 56 नदी नाले बहते हैं, या 56 गांव का समूह है, 56 गांवों का समूह है। इसलिए इस भाग को 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। स्पष्ट क्या है कि 56 का मैदान कहाँ है? तो 56 का मैदान कौन से क्षेत्र में हुआ? 56 का मैदान। और 56 का मैदान हुआ, 56 का जो मैदान है वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ 56 गांवों का समूह है। इसलिए इसको 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? वांगड़ का प्रदेश, वांगड़ प्रदेश, वांगड़ प्रदेश, वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, विध्न कागार भूमि कहाँ है? देखो विध्न कागार भूमि, ये है विध्न कागार भूमि, विध्न कागार भूमि। और विध्न कागार भूमि है, ये है करौली और धौलपुर, करौली धौलपुर, ये बालू का स्तूप से बनी है। इसलिए विध्न कागार प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो विध्न कागार प्रदेश धौलपुर और करौली का क्षेत्र विध्न कागार के नाम से भी जाना जाता है। विध्न कागार चंबल बैनिस में करौली और धौलपुर वाला प्रदेश मुख्य रूप से स्थित है। इसके अलावा दक्खन का पठार,
दक्खन का पठार। अब ये दक्खन का पठार है तो ये जो मध्य प्रदेश में विध्न कगार के अंतर्गत ही आता है। और विध्न कगार, ये दक्खन का पठार ये किस में आया? मध्य प्रदेश में। जो ये तीसरे भाग का अध्ययन किया इसको हम दक्षिण पूर्वी भाग के नाम से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है कि इस भाग में कौन कौन से हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर। तो इसमें जो मोस्ट आया विध्न कगार, जो कई बार पूछा है कहाँ स्थित है, करौली और धौलपुर में स्थित है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ राजस्थान के भूगोल का, राजस्थान के भौतिक विभाग। हम अब आपको पढ़ाएंगे इसका जो सार क्या आया। ये जो पाठ हमने आपको पढ़ाया इसका सार क्या है। इसका जो सार है, राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग जो टॉपिक था उसका आज समापन हुआ। इसमें सबसे पहले इसका जो राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ा, सबसे पहले है कि राजस्थान के भौतिक विभागों कितने भागों में बांटा गया। राजस्थान के भौतिक विभाग, तो राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं? 4। अब राजस्थान के जो भौतिक विभाग 4 कौन कौन से हैं? एक पश्चिम रेतीला प्रदेश। सबसे पहला कौन सा आया? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो ये जो पश्चिम रेतीला प्रदेश है, पश्चिम रेतीला प्रदेश है, उसमें कुल कितने जिले हैं? तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश के मुख्य जिले हैं गंगानगर के बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के बाद में पाली,
जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और सिरोही का कुछ भाग। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले हुए? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल जिले हुए 12.25 हुए। अब इसमें ये है गंगा नगर, यहां हुआ बीकानेर, और फिर ये है जैसलमेर, और ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर और पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 हो गए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर और सिरोही का कुछ भाग। तो ये जो भाग है ये किसके अंतर्गत हो गए? पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंतर्गत हुए। नागौर एक हो गया, बीकानेर क्रम 2, जैसलमेर 3, बाड़मेर 4, जालौर 5, 3 है, 4 है और 5 और 6 किसका है? पाली 7, जोधपुर 8, सीकर 9, चूरू 10, झुंझुनू 11, हनुमानगढ़ और 12 नागौर और ये 1/4। तो पश्चिमी रेतीला जो प्रदेश है, हम राजस्थान के भौतिक विभाग उसका सार आपको पढ़ा रहे हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? पश्चिमी रेतीला प्रदेश के कुल जिले हो गए ये 12.25 जिले मोस्ट। इसके साथ ही मुख्य है पश्चिमी
रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, और वो कौन सा है? वो है जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर, ये है सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। इसी के साथ इस भाग में इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट है और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिमी रेतीला प्रदेश में नहीं है और इनमें जयपुर आ जाए तो हम जयपुर को दर्शाएंगे। इसलिए हमें पश्चिमी रेतीला प्रदेश के संपूर्ण जिले याद होना चाहिए जो आपको पढ़ाया गया है। इसी के साथ ये है कि इसमें संपूर्ण पश्चिमी रेतीला प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 61.11%। हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? 61.11%। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 61 राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसका ये 61.11% है। उसका ये 61.11% है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लिया, इसकी जो इसके अलावा यहाँ जो जनसंख्या है, जनसंख्या आधार राजस्थान की जनसंख्या 686,21,012 जनसंख्या है। उसकी 40% जनसंख्या पश्चिमी रेतीला प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा जो जिला बताया सबसे बड़ा जैसलमेर है। यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए यहाँ 0 फाइट वनस्पति पाई जाती है। 0 फाइट वनस्पति, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? 0 फाइट वनस्पति पाई जाती है, जिनमें केर, सांगरी,
खेजड़ा, नागफनी, नागफनी, नागफनी। इसके अलावा मरुदभिद वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की मुख्य फसल बाजरा है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? बाजरा है। बाजरा मुख्य फसल है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। इसी के साथ यहाँ पर मुख्य है आकल वुड जैविक पार्क वो है जैसलमेर। इसके अलावा जैसलमेर जूरेसिक काल का है। जूरेसिक काल बालू का स्तूप से बना हुआ प्रदेश है। बालू का स्तूप से बना प्रदेश है। इसके अलावा पश्चिमी रेतीला प्रदेश में चट्टानी प्रदेश, जो चट्टानी प्रदेश है वो कौन से? चट्टानी प्रदेश में कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग सारा रेतीला है। क्या है? रेतीला है। अब इस रेतीला प्रदेश में चट्टानी प्रदेश कौन सा है? तो चट्टानी में है पोखरण। ये पोखरण कहाँ है? इसके अलावा फलोदी, पोखरण और फलोदी, जैसे ये जैसलमेर और ये जो भाग है फलोदी है जोधपुर में, और ये क्या है? पोखरण। ये जो भाग है चट्टानी प्रदेश है। यहाँ किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर दर्शनीय स्थल के रूप में देखें, दर्शनीय स्थल, अब ये दर्शनीय स्थल है तो यहाँ रामदेवरा में जो रोणेजा में है बाबा रामदेव का मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है। कौन सा है? 15, जो पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से होता हुआ जालोर ये निकलता है। ये जो पश्चिमी राजस्थान का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है कौन सा? NH-15 है। तो हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश के बारे में पढ़ा। इस भाग की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी अर्थात कौन से जिलों में बहती है? हनुमानगढ़ और किसमें? गंगा
नगर में। इस नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली। नाली क्या है? घग्गर नदी का पाट। घग्गर नदी का पाट। इसे क्या कहते हैं? इसे नट नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य क्या है? वर्षा काल के समय इसका पानी कहाँ तक चला जाता है? फोर्ट अब्बास, जो कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान तक चला जाता है। तो ये नदी कौन सी हुई? ये है घग्गर। घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ जैसे हमने पश्चिमी राजस्थान में घग्गर नदी पढ़ा, उसी प्रकार इसका एक भाग है शेखावटी। शॉर्ट पे पढ़ा रहे हैं, पहले आपको विस्तृत पढ़ाए। तो शेखावटी में कौन सा भाग है? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली है। सीकर कौन सी नदी है? कांतली। ये जो कांतली नदी है ये मौसमी नदी है। इसे आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। अब ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये क्या है? सीकर में कहाँ से निकलती है? खंडेला। खंडेला की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी से निकली। तो सीकर और ये क्या है? झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है और चूरू की सीमा पर यह नदी क्या हो गई? लुप्त हो गई। तो सीकर जिले में आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी है। तो ये जो इसका जो पानी के क्या है? तालाब है। उन तालाबों को या कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। ये पढ़ा। इसके अलावा जो ये भाग है, हमने कौन सा भाग पढ़ा? ये घग्गर प्रदेश का भाग पढ़ा। घग्गर के बाद में घग्गर और ये शेखावटी। इसके बाद में जो और पढ़ा था आपने, मुख्य था इसमें लूनी नदी बेसिन, जिसको क्या कह सकते हैं? गोडवार बेसिन के नाम से जानते हैं। गोडवार बेसिन। गोडवार बेसिन का क्षेत्र कौन सा है? गोडवार बेसिन का जो क्षेत्र है वो है लूनी नदी। कौन सा है? तो इसमें लूनी नदी, बताओ उद्गम कौन सा हुआ? उद्गम है इसका नाग पहाड़ी। अभी नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी में क्या है? अजमेर। फिर ये कौन सी दिशा में टर्न करती है? तो ये टर्न करती है पश्चिम की तरफ, उत्तर की ओर, और फिर जोधपुर और बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये जालोर जिले में प्रवेश करती है और अपना जल कहाँ डाल दी? जल अरब सागर में डाल दी। किस में डाल दी? अरब सागर में डाल दी।
अभी अरब सागर में डाली तो इसको अरब सागरी अपवा तंत्र की नदी के नाम से भी जानते हैं। तो गोडवार बेसिन में कौन कौन से जिले आए? अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र। इसमें जो है देखिए बालोतरा तक लूनी नदी का जल क्या रहता है? मीठा। बालोतरा तक, तो बालोतरा क्या है? जंक्शन है। रेलवे का क्या है? जंक्शन है। तो बालोतरा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक मीठा, आगे क्या होता है? खारा। ऐसा क्यों? क्योंकि भूमि में क्या है? क्षारीयता है। तो गोडवार बेसिन आपने पढ़ा, हम आपको ये संक्षेप में समझा रहे हैं। तो लूनी नदी बेसिन को किसके नाम से जानेंगे? गोडवार बेसिन के नाम से भी जानेंगे। इसका उद्गम अजमेर। इसके अलावा जो है देखिए जो लूनी नदी है जोधपुर के कौन से भाग से? बाएं भाग से जोजरी नदी इसमें मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जोजरी नदी मिलती है। जोजरी नदी है। अब इसमें जोजरी नदी बाएं भाग से एकमात्र मिलने वाली नदी है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है देखो लालरी, घुइया, बांडी, सूकड़ी और जवाई। ये कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है। और तो इसीलिए जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसका सार हम रिवाइज कर रहे हैं, जो हम राजस्थान के अध्ययन में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और पश्चिमी रेतीला प्रदेश में मुख्य क्या है? पश्चिमी जो रेतीला प्रदेश है, जो जालोर है, जालोर में क्या है? सिवाना की पहाड़ियाँ हैं। सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ है? जालोर में। और यहाँ ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। तो राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उसमें हमने कुछ अन्य तथ्यों का भी इसमें समावेश किया है। तो इस समावेश के साथ हमने आपको पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ाया। इसके अलावा अगर यहाँ खनिज देखें तो इन खनिजों में पश्चिमी जो राजस्थान है उनमें जो मुख्य खनिज हैं, जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश के भौतिक विभाग के अंदर ही देखा जाए तो लिग्नाइट कोयला है और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अब प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा जैसे घोटारू है और बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर, तो बाड़मेर में बायतू है, बायतू के आसपास बालोतरा है। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी? केयर्न एनर्जी गोल्ड कंपनी है, वो तेल और गैस की खोज कर रही है। लिग्नाइट कोयला है, वो कहाँ?
बीकानेर में, बीकानेर का पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो सार पढ़ा रहे हैं, पलाना के पास में देशनौक, जहाँ करणी माता का मंदिर भी है। तो हमने भौतिक विभाग के साथ साथ इसमें सांस्कृतिक और खनिज तथ्यों का भी समावेश किया। क्यों? क्योंकि हम जो पाठ लास्ट में सार दे रहे हैं इसमें आपको बताया। इसी के साथ धन्यवाद।